नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही थी 10/10 सीरीज। 10/10 सीरीज में हम क्या कर रहे थे? दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 7। आज हम करेंगे 16 नवंबर 2023 में जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था उसका कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे। साथ में आपको बता दूं 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 के साथ में लगभग 30-40 क्वेश्चन और करेंगे जो वन लाइनर फॉर्म में बन सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। साथ में क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और ऑप्शनों से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट को। और ये स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में कौन सा सेल संदर्भ प्रकार फॉर्मूला को किसी अन्य सेल में कॉपी और पेस्ट करने के बाद सेल संदर्भ को नए स्थान पर परिवर्तन की अनुमति देता है? तो देखिए, कल भी जो पिछला सेट हुआ था उस सेट में भी बताया था कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, कौन सा रिलेटिव सेल रेफरेंस है, कौन सा मिक्स है और कौन सा सर्कुलर है। इनके बारे में कल बता चुका हूं मैं और फिर से बता देता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिलेटिव सेल रेफरेंस है उसको कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, यानी कि ये तो है कॉलम और ये है रो, यानी कि ये स्तंभ है ये पंक्ति है। तो कुछ इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किस प्रकार दर्शाया जाता है? इनके आगे डॉलर लगा होता है, कॉलम के आगे डॉलर, और जो पंक्ति होती है उसके आगे भी डॉलर लगा होता है। ये बदल सकते हो आप, B2 A2 A1 B1 C1 D1 ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो। मिश्रित सेल रेफरेंस किस प्रकार का या मिक्स सेल रेफरेंस होता है, जिसमें क्या होता है कॉलम के आगे आपका डॉलर लगा होता है, या करके आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये कॉलन बिल्कुल खाली छोड़ देगा और पंक्ति क्या होंगी, यहाँ पे पंक्ति के आगे डॉलर लगा। डॉलर का मतलब क्या है? यह स्थिर है। स्थिर का मतलब इसे बदला नहीं जा सकता है। जब भी यहाँ परिवर्तन बोलेगा तो जिसके आगे डॉलर लगा होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पूर्णतः अपरिवर्तित है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किसमें? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में। डॉलर B2 यानी मिश्रित सेल रेफरेंस में इसमें कुछ कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो रिलेटिव सेल रेफरेंस है उसमें क्या किया जा सकता है? पूर्णतः परिवर्तन किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। इसमें क्या किया जा सकता है? पूर्णतः परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में रिबन पर निम्नलिखित में से कौन सा टैब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के विकल्प को प्रदान करता है, जैसे फॉन्ट का शैली और आकार? ये क्या पूछना चाह रहा है? ये जो हमारे पास MS वर्ड है, यहाँ पे ये MS वर्ड है। MS वर्ड में यहाँ पे टैब्स होती हैं। टैब्स कौन कौन सी? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सारी टैब्स होती हैं MS वर्ड में। अब ये टैब के बारे में क्या पूछ रहा है? टैब कौन सा टैब है जिसमें फॉन्ट के शैली और आकार को बदला जा सकता है? तो मैं MS वर्ड में जाके आपको दिखाता हूं कौन कौन से टैब है जिसमें यहाँ पे बदला जा सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है? MS वर्ड है। मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ कौन किस किस को क्या क्या बोलते हैं। यहाँ पे ये जूम किया, यहाँ पे इसको जूम कर लिया है। अब जूम करने के बाद थोड़ा कुछ एरर है इसमें, तो इसको क्रॉस करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख लो वैसे ही जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सारी टैब्स हैं। अब उसने क्या बोला था कि जो फॉन्ट का आकार या उनकी लैंग्वेज या शैली को किस टैब के अंतर्गत बदला जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे होम टैब दे रखा है, होम टैब के नीचे क्या दे रखा है? होम टैब के नीचे ये फॉन्ट ग्रुप दे रखा है। फॉन्ट ग्रुप में आप फॉन्ट का साइज, यहाँ पे फॉन्ट के साइज कर सकते हो, फॉन्ट के यहाँ पे लैंग्वेज बदल सकते हो, जो फॉन्ट का आकार है वो बदल सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। तो जो इसका राइट आंसर होगा होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में इसे बदला जा सकता है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर होगा वो होगा MS वर्ड का ये जो होम टैब है, होम टैब में क्या कर सकते हैं हम? इस किसी भी फॉन्ट के आकार को बदल सकते हैं, उसकी शैली को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक फीचर तक कैसे पहुंचते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, जो MS वर्ड है उसमें स्पेलिंग और जो ग्रामर है उसकी शॉर्टकट की क्या है?
सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ, जो स्पेलिंग और जो ग्रामर है उसकी चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, वो है F7। जब भी आप कीबोर्ड से F7 दबाओगे तो आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो जाएगा। यहाँ पे आप ये जो MS वर्ड है, यहाँ पे कुछ भी आपने पैराग्राफ लिख रखा है, यदि उसमें कोई स्पेलिंग गलत हुई या ग्रामर में कुछ गलती हुई तो F7 दबा देना सेलेक्ट करके पूरे को, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्पेलिंग गलत है या ग्रामर में कौन सा एरर है। ये हो चुका है। अब आपको ये कहाँ पे मिलेगा, जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो कहाँ पे मिलता है, तो जो ये मिलता है वो रिव्यू टैब में मिलता है। रिव्यू टैब पर जाएं और स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करें। अब ये भी मैंने आपको दिखाया कितने टैब हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिजाइन, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सारे के सारे टैब हैं। जो लास्ट वाला टैब है व्यू टैब में जाएं और वहां पे कॉर्नर में मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, तो वहां से आप इसे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सेंटर अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प का उद्देश्य क्या है। अब देखिए, जितने भी अलाइनमेंट में मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट है उनसे क्या होता है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है राम इज द गॉडेस ऑफ हिंदूज। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, किसमें, MS वर्ड में। जो अलाइनमेंट है वो कितने प्रकार के होते हैं, राइट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, उसके बाद क्या होता है सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। जो MS वर्ड है उसमें 4 प्रकार के अलाइनमेंट हैं, कौन कौन से, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट Ctrl+L, ये इसकी शॉर्टकट की है, किसकी, लेफ्ट की। Ctrl+R, ये किसकी है, राइट की। Ctrl+E, ये किसकी है, सेंटर अलाइनमेंट की। और Ctrl+J, ये किसकी है, ये है जस्टिफाई अलाइनमेंट की। ये शॉर्टकट कीज याद रखना, आपको बार बार मैंने बता दिया, ये चौथी पांचवी बार मैं बता रहा हूं यहाँ पे, आप इनको याद जरूर रखना, इनकी शॉर्टकट कीज। अब आपको क्या बताता हूं, ये काम क्या करते हैं। जो लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है, ये आपका MS वर्ड है, आपका अक्षर यहाँ से शुरू होगा, जैसे आप यहाँ से लिखोगे यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ से बराबर होगा, यानी यहाँ से बिल्कुल बराबर में स्टार्ट होगा। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब यह है। लेफ्ट अलाइनमेंट हो चुका है। उसके बाद में ये राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, जो राइट अलाइनमेंट होता है, जो अक्षर होते हैं वो राइट साइड से बिल्कुल बराबर होते हैं। लेफ्ट साइड में बराबर हो ना हो अक्षर कोई पक्का नहीं है इसमें, लेकिन जो राइट साइड है उसमें अक्षर बराबर से लिखे होते हैं। और जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, जो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, जब अक्षर लिखते हो आप तो यहाँ से लाइन बिल्कुल बराबर होती है, दोनों साइड, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी बिल्कुल बराबर लाइन चलती हैं, छोटी बड़ी का कोई फर्क नहीं होता है, ये दोनों साइड से ऐसे ऐसे बराबर होती हैं। और सेंटर अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो सेंटर अलाइनमेंट है उसमें क्या होता है, जो सेंटर अलाइनमेंट है उसमें अक्सर सेंटर से शुरू होते हैं, यानी कि सेंटर में बराबर होंगे बिल्कुल। यहाँ पे सेंटर में देखो, लाइन राइट से बराबर हो ना हो, लेफ्ट से बराबर हो ना हो, लेकिन सेंटर में होते हैं सारे के सारे अक्षर। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं सारे के सारे वर्ड्स, अक्षर जो भी हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि सेंट्रल अलाइनमेंट का मतलब क्या है। तो जो ये सेंट्रल अलाइनमेंट है, यह टेक्स्ट के मार्जिन के बीच में हॉरिजॉन्टल सेंटर करता है। यह टेक्स्ट के मार्जिन के बीच में हॉरिजॉन्टल सेंटर करता है, ध्यान रखिएगा इसका। मैंने बताया है कि राइट अलाइनमेंट क्या होता है, बीच से अक्षर बिल्कुल सेंटर में आते हैं और लेफ्ट राइट से कितने भी ऐसे वैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में आप एक पंक्ति या एक स्तंभ को कैसे हटा सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पंक्ति या स्तंभ पे राइट क्लिक करना, वहां पे एक कस्टम मेन्यू खुल जाएगा और वहां से आप डिलीट बटन से इसे हटा सकते हो। अब ये देखिए क्या बोल रहा है, आप एक पंक्ति या स्तंभ को कैसे हटा सकते हैं। यह आपके सामने MS एक्सेल है, यहाँ पे स्प्रेडशीट बनी होती है MS एक्सेल में। स्प्रेडशीट का मतलब होता है बॉक्स बॉक्स प्रकार से कुछ इस प्रकार बनी होती है। अब ये पूछ रहा है कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ हटाना है तो क्या करना होगा, इस पंक्ति या स्तंभ को सेलेक्ट कर लो और जो माउस या ट्रैक पैड का बटन है उसका जो यहाँ पे कौन सा बटन क्लिक करना है, राइट क्लिक। जैसे आप राइट क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे ही एक विंडो, यहाँ पे एक लिखा जाएगा कुछ कुछ करके ऐसे करके, सेव
लेफ्ट राइट ऐसे करके, यहाँ पे डिलीट बटन होगा। यहाँ पे जैसे ही आप डिलीट कर दोगे तो ये जो पूरी आपने कॉलम सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही रो आपको डिलीट करनी है तो रो को सिलेक्ट कर लेना और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे आप डिलीट कर सकते हो। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इनके, ये क्या है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी के द्वारा क्या होता है, कंटेंट को क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है या भरा जाता है। कंटेंट कॉपी या भरा जाता है, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल डी के द्वारा। इसका राइट आंसर था ये वाला कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का उपयोग मैंने अभी भी आपको बताया। कंट्रोल एच क्या करता है, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस, REPLACE, किसी भी चीज को ढूंढना और उसे हटाना, फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल एच इसकी क्या है, शॉर्टकट की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प आपको एक साथ कई कॉलमों के आधार पर डेटा को सॉर्ट करने की अनुमति देता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में क्या होता है मैं आपको बता दूं, फिर आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके। जो ये कस्टम सॉर्ट है उसमें जो MS एक्सेल है, ये आपका MS एक्सेल है। यहाँ पे MS एक्सेल में आपने पूरा एक्सेल शीट को सेलेक्ट कर लिया माउस से या फिर कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें आपको डेटा सॉर्ट करना है। डेटा सॉर्ट करने के लिए क्या आता है, डेटा सॉर्ट या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, मतलब या तो A से Z की तरफ डेटा सॉर्ट होता है या फिर Z से A की तरफ, यानी ये सीधा ये उल्टा डेटा सॉर्ट होता है। तो इसके लिए कस्टम सॉर्ट का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, पूरा का पूरा जो यहाँ पे MS एक्सेल है उसमें सॉर्ट करने के लिए। अब देखिए जो यहाँ पे ऑटो फिल्टर है, ऑटो फिल्टर क्या काम करता है, ऑटो फिल्टर डेटा को फिल्टर करता है लेकिन पूरे को सॉर्ट नहीं करता है, डेटा फिल्टर ही करता है, ये सॉर्ट करने का काम नहीं है। जो क्विक सॉर्ट है वो क्या करता है, एक कॉलम को सॉर्ट कर सकता है। एक ये जो खड़ा वाला कॉलम है इसके अंदर, किसमें, ये जो सीट है उसमें क्विक सॉर्ट काम करता है। कॉलम, ये जो कॉलम है इसमें कुछ डाटा को सॉर्ट करना है, A से Z तक या Z से A तक ले जाना है, उसके लिए क्विक सॉर्ट काम करता है। और जो पूरी जो MS एक्सेल या स्प्रेडशीट है उसके लिए क्या काम करेगा, कस्टम सॉर्ट काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में यूजर नाम और ईमेल सर्वर के भाग को अलग करने के लिए जिस प्रतीक का उपयोग किया जाता है वह है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सबने ही देखा होगा, ईमेल देखा है तो उसमें @ का यूज होता है। अब ये बोल रहा है ईमेल का यूजर नाम और ईमेल का सर्वर। यूजर नाम का मतलब होता है जो ईमेल में पहला वाला भाग होता है, यहां पे लिखा होता है rama@gmail.com। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक यूजर नेम है और ये क्या है, ए सर्वर नेम। सर्वर मतलब जो जीमेल कंपनी है, ये गूगल की कंपनी है, वो इसका सर्वर नेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो जीमेल और ये है यूजर नेम और ये @ के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में मेन्यू बार में हेल्प टैब खोलने के लिए किया जाता है। अभी देखिए जो इसका राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है F1। F1 के द्वारा क्या किया जाता है, हेल्प, जो हेल्प होता है MS वर्ड में उसको ओपन किया जाता है। हेल्प की शॉर्टकट की क्या है, F1, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो और शॉर्टकट की दे रखी है उनके बारे में भी बता देता हूँ। ये जो F12 है उसका प्रयोग किस शॉर्टकट कुंजी के लिए किया जाता है, किसी भी चीज को सेव एज करने के लिए F12 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसकी दूसरी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+ यहाँ पे S, Ctrl+Shift+S के द्वारा यहाँ पे सेव एज किया जाता है। और जो यहाँ पे F4 है, F4 के द्वारा क्या किया जाता है, जो फॉर्मेटिंग की जाती है अंतिम क्रिया दोहराने के लिए। जैसे आपने वर्ड में फॉर्मेटिंग कर दी, फॉर्मेटिंग करने के बाद किसी दूसरे अक्षर पे फॉर्मेटिंग करते हो तो वापस से उसको रिपीट करता है, क्या करता है, F4 उसको रिपीट करता है। ये टफ हो जाती है बहुत ज़्यादा ये की, इसका प्रयोग बहुत कम पूछा जाता है, ये सब पूछी जाती है। MS वर्ड में F2 का कोई शॉर्टकट की नहीं है, F2 का MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में सेव एज फंक्शन तक कैसे पहुंचा जाता है।
देखिए अभी सेव एज के बारे में बताया, जो सेव एज है उसकी जो शॉर्टकट की है वो बताई मैंने F12, या इसकी दूसरी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S, ये इसकी शॉर्टकट की है। अब जो यहाँ पे सेव एज तक कैसे पहुंचा जाता है ये पूछ रहा है। सबसे पहले आपको फाइल टैब में जाना है और वहाँ पे सेव एज चुनना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। हम MS एक्सेल में जाते हैं और जाने के बाद ये देखिए ये हमारा MS वर्ड खुल चुका है। यहाँ पे आप ये फाइल टैब देख सकते हो। मैं जूम करने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये आप देख सकते हो, ये है फाइल टैब। ये सारी टैब हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। मैं इनको बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए। यदि ये याद हो गई तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इनसे टैब से रिलेटेड, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे याद हो जाएगा। अब जो फाइल टैब है, फाइल टैब को जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, सेव एज। तो इसका उत्तर है फाइल टैब में जाकर सेव एज। क्या करना है, फाइल टैब में जाकर जो सेव एज है उसको चुनकर क्या करना है, चुनना है। इससे क्या हो जाता है, आपका सेव एज फंक्शन तक पहुंचा जाता है। तो इसके क्रॉस करते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो फाइल टैब में जाकर सेव एज को चुनकर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग आमतौर पर कई कंप्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क में कई कंप्यूटरों को जोड़ना और डाटा ट्रैफिक को केवल उसी डिवाइस पर भेजने का प्रबंध करने के लिए किया जाता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं ये बोलना क्या चाहता है। जो लैन है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। एग्जाम में पूछा जाता है, लैन दे के बोल देगा इसका फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, यहाँ पे जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें जो कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं उनके बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो इसका राइट आंसर है स्विच का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए या कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए। जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें मान लो 100 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, या 5, 10, 20 जो भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उन कंप्यूटर को जोड़ने के लिए स्विच का उपयोग किया जाता है। अब ये देखिए जो यहाँ पे स्विच है वो किस मॉडल पर या किस पर आधारित है। जो देखिए अब यहाँ पे स्विच एक लैन के लिए बनाया गया है और यह OSI मॉडल पर आधारित है। ध्यान रखिएगा यह OSI मॉडल पर आधारित है। जो स्विच है OSI मॉडल पर आधारित है और ये क्या करता है, डाटा को लिंक लेयर करता है। डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। कौन, स्विच काम करता है डेटा लिंक लेयर पर, जो आसानी से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। अब मोडेम के बारे में कल आपको बताया। मोडेम क्या है, मोडेम एक इनपुट भी है और क्या है, आउटपुट डिवाइस भी है। मोडेम इनपुट भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। मोडेम राउटर आप समझ ही गए होंगे, जो आपके घर में वाईफाई के सिग्नल को प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, राउटर का प्रयोग किया जाता है। आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि जो ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।